कोई ऐसा फल और सब्जी अब बच नहीं पाया जहां पर ये स्प्रे ना हो। तो हर तरीके से ये सारा जहर या तो मिट्टी को खराब करेगा, पानी को खराब करेगा, हवा को खराब करेगा। जब आप स्प्रे करेंगे तो बहुत सारा जहर हवा में मिलेगा, हवा के कणों के साथ वो पूरी जगह फैलेगा, वो श्वास के रास्ते आपके शरीर में अंदर जाएगा। तो हर तरीके से ये दुष्परिणाम जो हो रहा है वो हमारे शरीर को हो रहा है। किसानों की बर्बादी तो पैसे के रूप में है और हमारी बर्बादी शरीर के स्वास्थ्य के खत्म हो जाने के रूप में है। ये बहुत बड़ा दुष्चक्र, एक तरह का षड्यंत्र हमारे देश में बना है और चल रहा है। आपके मन में एक सवाल आएगा कि आखिर ये सारा का सारा यूरिया, डीएपी या जहरीला कीटनाशक बनाना किसने शुरू किया सबसे पहले दुनिया में? कहाँ से ये आया, किसने बनाया, किसने इस पर खोज की, किसने इस पर शोध किया? ये अगर आपके मन में सवाल आए तो इसका उत्तर मैं देना चाहता हूं वो ये कि दुनिया में सन 1939 से 1945 के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसको हम सब कहते हैं दूसरा विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। इस दूसरे विश्व युद्ध में आपको कल्पना है कि एक तरफ जर्मनी नाम का देश था, एक तरफ ब्रिटेन नाम का देश था। ब्रिटेन एक तरफ और ब्रिटेन के सहयोगी देश एक तरफ, जर्मनी एक तरफ और जर्मनी के सहयोगी देश एक तरफ। जर्मनी के साथ जापान था, ब्रिटेन के साथ और दूसरे देश थे। ये दो देशों के समूह बन गए थे और इनमें भयंकर लड़ाई हुई थी और इस युद्ध में लाखों करोड़ों अरबों रुपए के हथियार बेचे गए थे। इन हथियारों को बनाने के लिए रासायनिक चीज़ों की ज़रूरत थी, केमिकल्स की ज़रूरत थी। आप जानते हैं कि रासायनिक हथियार बनाने के लिए केमिकल्स चाहिए, रसायन चाहिए। तो वो रसायन बनाने के लिए बहुत सारी कंपनियां यूरोप में स्थापित हुई थी। उन कंपनियों में तरह तरह के जहरीले रसायन बनाए जा रहे थे दूसरे विश्व युद्ध को लड़ने के लिए हथियार के रूप में। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया 1945 में, तो उन कंपनियों को भी खत्म हो जाना चाहिए था जो रसायन बनाने वाली कंपनियां थी। लेकिन युद्ध तो खत्म हो गया, रसायन बनाने वाली कंपनियां जिंदा रहीं, उनका उत्पादन बंद नहीं हुआ, क्योंकि यूरोप के देशों का ये कहना था कि अगर इन कंपनियों को हमने बंद करा दिया और इसमें उत्पादन बंद हो गया तो उनके लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो बेरोजगारी नहीं बढ़ानी है, इसलिए रसायनों का उत्पादन चालू रहा लेकिन युद्ध बंद हो गया। तो युद्ध बंद होने के बाद उन रसायनों का कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, इस पर यूरोप के देशों ने और विशेषकर ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने बहुत शोध किया, रिसर्च किया। रिसर्च करके, शोध करके उनको पता चला कि जिन जहरीले रसायनों का इस्तेमाल करके बम बनाए जा सकते हैं, उन्हीं जहरीले रसायनों का इस्तेमाल करके खाद भी बनाया जा सकता है, यूरिया बनाया जा सकता है, डीएपी बनाया जा सकता है। जिन जहरीले रसायनों का इस्तेमाल करके केमिकल वेपन्स बनाए जा सकते हैं, उन्हीं जहरीले रसायनों का इस्तेमाल करके पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड बनाया जा सकता है। तो वहां से ये उत्पादन दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। पहले जो उत्पादन लग रहा था बम बनाने में, जहरीले रासायनिक हथियार बनाने में, वो सारा उत्पादन लग गया फिर जहरीली रासायनिक खाद बनाने में, कीटनाशक और जंतुनाशक बनाने में। और आपको एक मजेदार बात मैं ये बताना चाहता हूं कि रासायनिक बम बनाने के लिए जो केमिकल लगते हैं वही केमिकल यूरिया बनाने के लिए लगते हैं। रासायनिक बम बनाने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं वही केमिकल पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। केमिकल सेम है, एक ही जैसे हैं, बस उनकी मात्रा में कमी ज़्यादा की जाती है। बम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में और बहुत कंसंट्रेटेड रूप में इस्तेमाल होते हैं, और रासायनिक खाद बनाने के लिए कम मात्रा में और डाइल्यूटेड फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। बस अंतर इतना ही है, लेकिन इस्तेमाल दोनों जगह एक ही है। तो पूरी की पूरी रासायनिक उद्योग जो यूरोप और अमेरिका के थे वो यूरिया, डीएपी और कीटनाशक बनाने में लग गए और उन्होंने अंधाधुंध उत्पादन किया। फिर उनके सामने समस्या ये आई कि इस उत्पादन को बेचा कहाँ जाए, तो उस उत्पादन को लेके वो भारत में आ गए। और भारत के नेताओं से ज़्यादा हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनको फुसलाना आसान हो। सबसे आसानी से फुसलाया जा सकता है या भ्रमित किया जा सकता है तो इस देश के नेता और मंत्रियों को किया जा सकता है, या खरीदा जा सकता है पैसे से तो नेताओं को खरीदा जा सकता है। तो यूरोप के देशों की टीम आने लगी
1950 और 60 के दशक में, और भारत के नेताओं को ये समझाना उन्होंने शुरू किया कि आप केमिकल फर्टिलाइजर खरीदो हमसे, पेस्टिसाइड खरीदो, इंसेक्टिसाइड खरीदो, खेतों में डलवाओ, इतना फायदा, इतना फायदा, इतना फायदा। और भारत के नेता फंस गए इस दुष्चक्र में। थोड़ा बहुत उनके रिश्वत के लालच में उन्होंने तुरंत हरी झंडी दिखा दी और यूरोप से ये सारा कचरा, रसायन भारत में आना शुरू हो गया। अब भारत के किसानों ने इसका इस्तेमाल किया नहीं, तो सरकार ने एक योजना बनाई और उस योजना के लिए इस देश में एक विभाग खड़ा किया गया जिसका नाम है खंड विकास विभाग, ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। उसमें एक अधिकारी नियुक्त किया गया जिसको आजकल कहते हैं बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इस अधिकारी का एक ही काम होता था, गांव गांव जाना, किसानों को फुसलाना और उनके खेत में यूरिया डलवाना। किसान डालते नहीं थे यूरिया, तो ये जो बीडीओ स्तर के अधिकारी होते थे ये किसानों को कहते थे मुफ्त में ले लो, मुफ्त में डालो, तो भी किसान तैयार नहीं होते थे, तो जबरदस्ती उनके खेतों में डलवाते थे। और यूरिया एक ऐसा जहर है जैसे शराब होती है ना, किसी आदमी को जिसने जिंदगी में कभी शराब ना पी हो, जबरदस्ती एक दो बार आप पिला दो, फिर ऐसा चस्का लगता है कि वो खरीद के पीने लगता है। वैसे ही हमारी मिट्टी के साथ हुआ। हमारी मिट्टी ने हजारों साल से कभी ये रसायन को चखा नहीं था, इसका स्वाद नहीं मालूम था। मिट्टी में जबरदस्ती ये डाला गया रासायनिक खाद और कीटनाशक, मिट्टी को उसका स्वाद लग गया और मिट्टी फिर व्यसनी हो गई और वो जहरीली होती चली गई। फिर किसानों ने खरीद खरीद के डालना शुरू किया। पहले किसान एक पैकेट डालता था 50 किलो का, फिर 1 एकड़ में 2 पैकेट, फिर 3 पैकेट, अभी तो 10-10, 12-12 पैकेट 1-1 एकड़ में डाल देते हैं यूरिया, डीएपी का। ये कहानी शुरू हुई यूरोप की कंपनियों को मुनाफा दिलाने के लिए। दूसरे विश्व युद्ध में जो रसायन बनाए थे उनका क्या इस्तेमाल किया जाए युद्ध खत्म होने के बाद, उसका दिमाग लगाकर उन्होंने जो रास्ता निकाला वो अंत में जाकर खत्म हुआ भारत के खेतों पर, और उसने बर्बाद कर दिया हमारी करोड़ों हेक्टेयर जमीन को और लाखों करोड़ों किसान को। ये कहानी वहां से शुरू होकर यहां तक आई, और अब इस कहानी में पूरे देश के किसान फंस गए हैं, सरकारी विभाग और तंत्र फंस गए हैं। तब अब समस्या के समाधान के रूप में हमारे सामने प्रश्न है कि हम क्या करें। एक रास्ता तो ये है कि ये जो जहरीली खेती चल रही है पूरे भारत देश में, इसको चलने दिया जाए। ये जो जहरीली खेती पूरे देश में निकल पड़ी है किसानों के खेत से, इसको आगे बढ़ाया जाए। एक तो ये है, हम सब खामोश बैठे रहें, चुपचाप बैठे रहें, जो चल रहा है उसको चलने दिया जाए। एक दूसरा विकल्प ये है कि ये जो जहरीली खेती हो रही है पूरे देश में, खराब हो रही है हमारी जमीन, खराब हो रही है हमारी हवा, खराब हो रहा है हमारा पानी, बढ़ रहा है हमारा प्रदूषण, बढ़ रहा है जहर हमारे शरीर में। इतना जहर बढ़ गया है हमारे शरीर में कि दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने कुछ माताओं के दूध का परीक्षण किया तो माताओं के दूध में डीडीटी निकला। इतना जहर बढ़ गया। ये जहर की 2 कहानियां मैं जरूर सुनाना चाहूंगा, अंदाजा लगे आपको। भारत देश में ये पंजाब हमारे बिल्कुल पड़ोस में है, वहां का एक छोटा सा गांव है, मैं वहां गया हूं। उस गांव का नाम है हरि किशनपुरा, छोटा सा गांव है पंजाब का, बठिंडा के नजदीक का। हरि किशनपुरा गांव में मैं गया तो आपको हैरानी होगी, मुझे बहुत हैरानी हुई। गांव के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था बहुत बड़ा, उस पर गुरुमुखी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। मैंने एक पंजाबी गुरुमुखी जानने वाले मेरे सहयोगी को पूछा, मुझे तो गुरुमुखी पढ़नी नहीं आती है, उस पर गुरुमुखी में लिखा हुआ था। मैं पूछा ये क्या लिखा है, गांव के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा है। तो उसने बड़ी गंभीरता से कहा कि राजीव भाई, इस पर लिखा हुआ है ये हरि किशनपुरा पूरा का पूरा गांव बिकने के लिए तैयार है, कोई खरीदार हो तो संपर्क करे। आपको तो इस पे हंसी आएगी, लेकिन मुझे तो रोना आ गया। मैंने कहा ये क्या लिखा? उसने कहा यही लिखा है। मैंने कहा सच? कि उसने कहा बिल्कुल सच, ये गांव बिकने को तैयार है। तो क्यों? तो उन्होंने कहा ये तो नहीं मालूम, गांव में चलो तो पूछते। तो हम गांव में गए, एक सरदार जी से सबसे पहले मुलाकात हुई।
हमने उनको पूछा कि आपके गांव के बाहर बोर्ड लगा है कि गांव बिकाऊ है, बिकने को तैयार है। उसने कहा कि इस गांव का हर किसान परिवार 6 लाख रुपए का कर्जदार है। हम में से किसी में इतनी हैसियत नहीं है कि हम हमारा कर्ज वापस कर सकें, इसलिए हमने ये बोर्ड लगा दिया है कि कोई आए और हमारे गांव को खरीद ले, हर परिवार को 6 लाख रुपए दे दे। हम ये कर्ज हमारा चुकाना चाहते हैं और जिंदगी भर के लिए जो हमारा गांव खरीदेगा उसकी गुलामी करने को हम तैयार हैं। हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं, हर परिवार पर 6 लाख रुपए का कर्ज है। वो भाई को हमने पूछा ये कर्ज कैसे हो गया, तो उन्होंने कहा इस गांव की मुख्य फसल है वो कपास है, और कपास की फसल पर 35 बार हमको स्प्रे करना पड़ता है जहरीली दवाओं का। 35 बार कपास की फसल पर 35 बार स्प्रे करना पड़ता है। क्यों? तो उन्होंने कहा इतने कीड़े आते हैं, इतने जंतु आते हैं कि हमारी फसल पूरी खराब हो जाती है, इसलिए 35 बार स्प्रे करते हैं। और स्प्रे करने के लिए दवाएं खरीदते हैं, 15-15 हजार रुपए लीटर की दवाएं खरीदते हैं, उसका स्प्रे करते हैं। कई बार वो स्प्रे भी फेल हो जाता है, फसल भी चौपट हो जाती है, साहूकार से कर्ज लेकर अगली फसल लगानी पड़ती है। इस चक्कर में हमारा कर्ज हर परिवार पर 6 लाख रुपए हो गया। फिर वो सरदार जी को मैंने पूछा कि आज से 40 साल पहले आपके यहाँ खेती करते थे तो भी ऐसे ही स्प्रे करते थे? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं करते थे, 40 साल पहले तो कोई स्प्रे नहीं करता था। क्यों? क्योंकि फसल पे कीड़ा लगता ही नहीं था। तो मैंने वो सरदार जी से ही पूछा कि आप याद करके बताओ, 40 साल पहले फसल पे कीड़ा नहीं लगता था, क्या करते थे आप ऐसा, और अब इतना कीड़ा लगता है, क्या करते हो ऐसा? तो सरदार जी ने बहुत सोचकर बताया, तो कहा कि 40 साल पहले हम गाय बैल भैंस का गोबर और उसका मूत्र खेत में डालते थे तो हमारे फसल पर कीड़ा नहीं लगता था। अब हमने यूरिया DAP डालना शुरू किया तो इतना कीड़ा लगता है कि हम कीड़े को मारने की दवा खरीद खरीद के कर्जदार हो चुके हैं। ये हरिकिशनपुरा गांव की कहानी है। और आपको ये सुनकर और दुख होगा कि ये हरिकिशनपुरा जैसा भारत में कोई एक गांव नहीं है, ऐसे भारत में हजारों गांव हैं जो इतने कर्जे में डूबे हुए हैं, बिकने को तैयार हैं। मैं विदर्भ में 10 साल रहा हूं, 10 साल में विदर्भ में मैंने 100 से ज्यादा गांव देखे हैं जहां इसी तरह के बोर्ड लगे हुए हैं, ये गांव बिकाऊ है, ये गांव बिकाऊ है, क्योंकि गांव के किसानों पर कर्ज बहुत हो गया। ये एक कहानी। एक और कहानी मैं सुनाना चाहूंगा आपको कि ये यूरिया DAP और जहरीले कीटनाशकों का क्या दुष्परिणाम होता है। मैं एक बार गया था केरल के जिले कासरगोड में। कासरगोड एक जिला है केरल का, कर्नाटक के बॉर्डर पे है। कर्नाटक का एक जिला है उडुपी। उडुपी जहां से समाप्त होता है, कासरगोड जिला वहीं से शुरू हो जाता है। तो उडुपी और कासरगोड के बीच का इलाका, वहां एक गांव है, उसका नाम है पडरे। पडरे गांव में सबसे ज्यादा खेती होती है काजू की, और काजू का फसल ऐसा ही फसल है जिसपे सबसे ज्यादा कीड़ा लगता है। जैसे कपास की फसल पर सबसे ज्यादा कीड़ा लगता है, वैसे ही काजू की फसल पर सबसे ज्यादा कीड़ा लगता है। पडरे गांव में करीब 4,500 एकड़ जमीन पर काजू के बागान हैं, काजू के पेड़ लगे हुए। तो उसमें क्या होता है, 20 साल से वहां के किसान जो काजू की खेती करते हैं वो एक हेलीकॉप्टर किराए पे लेते हैं और उसमें जहरीले कीटनाशक जिसका नाम एंडोसल्फान है वो हेलीकॉप्टर में भरा जाता है और पूरे गांव के काजू के पेड़ पर जो 4,700 एकड़ में है वो छिड़का जाता है एंडोसल्फान, 20 साल से लगातार। जब मैं पहली बार उस गांव में गया था तब उन्होंने बताया कि हम 20 साल से ये छिड़क रहे हैं, और लगातार वो छिड़कने का दुष्परिणाम क्या हुआ है कि वो मैंने आपको बताया 2% एंडोसल्फान तो कीड़े मारने में चला जाता है, 98% गांव के तालाब में जाके घुल जाता है, और गांव के तालाब का पानी गांव के लोग पीते हैं तो उनके शरीर में वो एंडोसल्फान आ जाता है। परिणाम ये हुआ है कि पिछले 20 वर्षों से पडरे गांव में कोई भी नया बच्चा पैदा नहीं हुआ है। ताली मत बजाइए इस पे। 20 साल से नया बच्चा पैदा नहीं हुआ। नपुंसकता इतनी अधिक है उस गांव में, स्त्री और पुरुषों में बच्चे पैदा होने की संभावना नहीं। पुरुषों के वीर्य में शुक्राणु नहीं है, माताओं को अंडाणु नहीं बन रहे हैं। और उस पर रिसर्च करने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जब टीम गई
एक बहुत बड़े वरिष्ठ डॉक्टर के नेतृत्व में, डॉक्टर मोहन कुमार उनका नाम है, उन्होंने जब पूरे गांव के लोगों का ब्लड सैंपल लिया तो पता चला कि गांव के लोगों के खून में एंडोसल्फान नाम का कीटनाशक घुस गया है, और जितना मनुष्य की सहन करने की शक्ति है, जिसको हम टॉलरेंस लिमिट कहते हैं, उससे 40 गुना ज्यादा है। ये गांव के लोगों का खून रक्त परीक्षण जब किया तो डॉक्टर मोहन कुमार की टीम ने ये पाया, और वो टीम ने फिर बताया कि ये खून में इतना ज्यादा एंडोसल्फान है, इन लोगों को तो सवाल ही नहीं उठता कि बच्चे पैदा हो जाएं। फिर पता लगाया गया कि बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, ये तो एक बीमारी, और क्या क्या है। उस गांव में पता चला हर घर का दूसरा और तीसरा आदमी कैंसर का शिकार है, हर घर में। फिर और ज्यादा रिसर्च हुई तो पता चला कि गांव में जितने बच्चे हैं जो पैदा हो गए 20 साल पहले, उनको अगर आप देखोगे तो किसी की उम्र 4-5 साल से ज्यादा नहीं लगती जो 20 साल से बड़े हैं, क्योंकि शरीर का ग्रोथ ही नहीं हुआ है, वो बिल्कुल छोटे से बच्चे हैं अभी भी। गांव में हम लोग गए तो देखा घरों के दरवाजों पे बच्चे बैठे हैं, स्कूल में बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चों के हाथ ऐसे हैं, कुछ बच्चों के हाथ ऐसे हैं, किसी के पांव ऐसे हैं, किसी को एक हाथ में 8-9 उंगलियां हैं, किसी को पांव में 10 से 12 उंगलियां हैं, और किसी के पांव बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं, किसी को आधा पांव है, एक पांव है ही नहीं है। इस तरह के 20 बच्चे, और ज्यादातर बच्चों को हमने देखा तो शरीर छोटा सा है, सिर बहुत बड़ा है। एक बच्चे का सिर इतना बड़ा कि वो हिला नहीं सकता, हमेशा लेटा रहता है। उस बच्चे की उम्र पूछी तो उसकी माने का 32 साल की उम्र है, और मुझे लगा कि ये 4-5 साल का है। उन सभी बच्चों के हमने फोटोग्राफ्स खींचे थे, फिल्म बनाई थी, कभी समय मिला तो आस्था चैनल पर उसको हम दिखाएंगे कि इतने खराब स्थिति में वहां के बच्चे जी रहे हैं, उठा नहीं सकते शरीर को, सिर बहुत भारी है, हाथ पांव एकदम छोटे हैं, या सिर एकदम छोटा है, हाथ पांव बहुत भारी हैं, या किसी को आंखें जो है ना जन्म से अंधे हैं, कोई बोल नहीं पाता है, किसी को हमेशा मुंह टेढ़ा रहता है, ऐसा लगता है जैसे पैरालिसिस हो गया। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर उस गांव में सबसे ज्यादा। डॉक्टर मोहन कुमार जो वहां काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनको जब पूछा गया कि आपने इस गांव को कैसा पाया, तो उन्होंने कहा कि जब मैं इस गांव में आया था तो मुझे बताया गया कि केरल भारत का स्वर्ग है, इसलिए मैं इस गांव में आया सेवा करने के लिए। यहां आकर पता चला कि दुनिया का इतना खतरनाक नरक तो किसी भी देश में नहीं होगा जो इस केरल के कासरगोड जिले के पडरे गांव में है। शादी नहीं हुई, कोई अपनी बेटी उस गांव में भेजने को तैयार नहीं है, कोई उस गांव की बेटी को अपने घर में लाने को तैयार नहीं है। इतनी दुखदाई कहानी उस पडरे गांव की है। और उस पडरे गांव में जब हमने प्रवेश किया था तो वहां भी मलयाली भाषा में यही लिखा हुआ था कि केरल तो भारत का स्वर्ग है, लेकिन ये गांव दुनिया का नरक है। कारण जहरीला कीटनाशक एंडोसल्फान जो वहां छिड़का जा रहा है 20 साल से, कहां पर? काजू के बागानों पर, काजू के खेड़ों पर। तो ये इस तरह के भारत में आप ढूंढने निकलेंगे तो सैकड़ों गांव निकलेंगे। इतनी बड़ी त्रासदी हमारे देश में ये जहरीले कीटनाशकों से, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड से और जहरीले रासायनिक खादों से हो रही है। तब अब प्रश्न उठता है कि आखिर इसका विकल्प क्या करें हम? तो हमें लगता है इसका एक ही विकल्प है, एकमात्र विकल्प है वो ये कि भारत के किसानों को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि वो जल्दी से जल्दी इस जहर को खेत में डालना बंद करें, और इस जहर के स्थान पर कोई अमृत तत्व उपलब्ध हो हमारी प्रकृति के द्वारा, उसको अपने खेतों में खाद के रूप में, कीटनाशक के रूप में डालें, और धीरे धीरे ये धरती जो पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है, बर्बाद हो गई है, इस धरती को वापस ठीक किया जाए, मिट्टी को वापस ठीक किया जाए, पानी को वापस ठीक किया जाए, हमारी हवा को वापस ठीक किया जाए। माने एक ही बात किसानों को समझानी है, विष मुक्त खेती करो। अभी तक विषयुक्त खेती कर रहे हो, अब विष मुक्त खेती करो, स्वदेशी खेती करो, स्वावलंबी खेती करो, कम खर्चे वाली खेती करो, ये जहर डालना पूरी तरह से बंद करो, क्योंकि ये जहर किसानों को भी मार रहा है और हम सब नागरिकों को भी मार रहा है। भारत सरकार के एक आंकड़े को और मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार के आंकड़े हैं कि भारत में जितने किसान ये जहर छिड़कते हैं ना, कीटनाशक, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड खेत में, इनमें से हर साल 70,000 किसान मर जाते हैं, हर साल, जो छिड़कते हैं। कैसे मर जाते हैं?
आपको मालूम है जब वो छिड़केंगे कीटनाशक और जंतुनाशक तो वो मिट्टी पर जितना गिरेगा, फसल पर जितना गिरेगा, उससे ज्यादा तो श्वास के माध्यम से आपके शरीर में आने वाला है। और ज्यादातर किसान भाई बहनों को मैंने देखा है मुंह पे कोई मास्क नहीं लगाते हैं, ऐसे ही छिड़कते हुए चले जाते हैं। तो 70,000 किसान हर साल इस देश में मर जाते हैं। सारी दुनिया में कीटनाशकों के द्वारा, जहरीले कीटनाशकों को गरीब देशों में जो बेच रही हैं विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उनके स्प्रे के द्वारा 3 लाख किसान मर रहे हैं सारी दुनिया के विकासशील देशों में, गरीब देशों में। उसमें से 70,000 किसान अकेले भारत में मर रहे हैं। 3 लाख दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में मर रहे हैं, 70,000 अपने देश में मर रहे हैं। और ये वो आंकड़े हैं, बार बार मैं कहता हूं, जिनकी एफआईआर दर्ज होती है पुलिस स्टेशन में, जिनकी एफआईआर दर्ज नहीं है, ऐसे आंकड़ों को तो हम गिन ही नहीं सकते हैं, वो कितने अधिक होंगे। और उसके बाद हम जो मर रहे हैं जहरीले सब्जियों को खाकर, दालों को खाकर, अनाज को खाकर, उसके बारे में तो सरकार अभी तक पूरी तरह से मौन है कि खाकर मरने वालों की संख्या कितनी है इस देश में। अगर कैंसर से होने वाली मौतों को जोड़ लिया जाए इस देश में, और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से होने वाली मौतों को जोड़ लिया जाए, तो ये आंकड़ा तो लाखों के ऊपर निकलेगा। इसलिए अब हमको एक फैसला तो लेना ही पड़ेगा सारे किसानों को, वो ये कि अब हम जहर वाली खेती नहीं करेंगे, विष अपने खेत में नहीं डालेंगे, यूरिया डीएपी नहीं डालेंगे, एंडोसल्फान, मेलाथियान, पैराथियान जैसा जहर नहीं डालेंगे। अब जहर मुक्त खेती करेंगे, विष मुक्त खेती करेंगे। ये संकल्प जिस दिन हमारे किसान लेंगे, उसी दिन से यात्रा शुरू हो जाएगी। और ये संकल्प किसान भाइयों को आज नहीं तो कल लेना ही पड़ेगा। मैं विनम्रता पूर्वक उनसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप में से कुछ किसान भाई हैं तो इस बात को गंभीरता से सुने। जब से किसानों ने यूरिया, डीएपी, सुपरफॉस्फेट की खेती की है, जहर डाला है मिट्टी में, और जब से किसानों ने एंडोसल्फान, मेलाथियान जैसे सैकड़ों जहर डाले हैं मिट्टी में, इसमें से पैदा हुआ पशुओं का जो चारा है ना, वो पशुओं ने खाया है, और पशुओं के शरीर में भी ये जहर गया है। हमारी गाय के शरीर में जहर है, डीडीटी। हमारी गाय के दूध में है डीडीटी। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, गाय का दूध दुनिया में सबसे अमृत तत्व वाला माना जाता है, उस गाय के दूध में डीडीटी है। भैंस का दूध बहुत शुद्ध माना जाता है, उसमें डीडीटी है। तो पशुओं के शरीर में भी डीडीटी आ गया, एंडोसल्फान आ गया, मेलाथियान आ गया, जहरीले कीटनाशक पशुओं के शरीर में आ गए, क्योंकि उनको चारा वही खाने को मिला जिस चारे को यूरिया, डीएपी से पैदा किया गया। और इसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का जो हो गया वो ये, अभी थोड़े दिन पहले मैं कृषि वैज्ञानिकों के साथ एक गढ़मुक्तेश्वर नाम के छोटे से गांव में गया था, एक फार्म को देखने के लिए। वहां जाकर मेरी आंखें फटी रह गईं। ये जानकर मैं हैरान हो गया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि राजीव भाई, ये जहर जो खेतों में डाला है किसानों ने, इस जहर के कारण 65% गाय और भैंस बांझ हो गई हैं। समझते हैं? वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, संतान नहीं दे सकते। गाय भैंस, 65% गाय भैंस बांझ हो गई, इनफर्टाइल हो गई। और तब मुझे पता चला कि 65% इनफर्टिलिटी का रेट है हमारे पशुओं में, माताओं में, बहनों में। आप अंदाजा लगा लीजिए, कम से कम 20-25% तो माताओं बहनों में निकल आएगा अगर यही आंकड़ा हम कोशिश करें। गुजरात में है, स्वामी जी कह रहे हैं गुजरात में तो ये है ही 20-25%। गुजरात के कुछ जिलों में जहां शायद ये जहर ज्यादा डलता होगा। तो हमारी माताओं बहनों में 20%, 25% इनफर्टिलिटी, बांझपन आ जाए। हमारी गाय और भैंसों में 65% बांझपन आ जाए। अंतिम दुष्परिणाम जानते हैं क्या होगा? जब गाय और भैंस बांझ हो जाती है, संतान देने में असमर्थ हो जाती है, कोई किसान उसको घर में खाना खिलाने को तैयार नहीं होता, वो सीधे उनको कसाई को बेच देता है, और कसाई ऐसी गाय और भैंसों को काटकर उनका मांस दुनिया के देशों को बेच देते हैं। हर साल हमारे देश में गाय, बैल, भैंस जैसे बड़े 4 करोड़ पशु इसी कारण से कट जाते। आप इस बात का अंदाजा और एहसास करने की कोशिश करिए कि यूरिया, डीएपी, एंडोसल्फान जैसे जहर ने हमारे पशुओं को बांझ बना दिया, और अंतिम स्थिति में वो पशु कत्ल खाने में कटने के लिए जा रहे हैं। 4 करोड़ पशु हमारे कट रहे हैं हर साल।
और उन 4 करोड़ पशुओं का एक छोटा सा हिसाब मैंने निकाला कि इन्हीं 4 करोड़ पशुओं को अगर हम कटने से बचा सके और इनका बांझपन का इलाज कर सके, तो यही 4 करोड़ पशु हर साल इस भारत देश को 15,000 करोड़ की आमदनी दे सकते हैं। माने हर साल 15,000 करोड़ की आमदनी का नुकसान हो रहा है पशुओं के कटने से। गाय और भैंस मां नहीं बन पा रही हैं, बच्चों को नहीं दे पा रही हैं, किसान कसाई खाने में बेच रहे। तब मुझे समझ में आया कि दिन दूनी रात चौगुनी ये कसाई खानों की तरक्की कैसे बढ़ रही है। हमारे यहाँ दूध देने वाली डेयरियां तो कम होती जा रही हैं, दूध का उत्पादन तो घटता जा रहा है, लेकिन पशुओं को काटने वाले कत्ल खाने लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये दिल्ली से हरिद्वार के बीच का ही सर्वे करो तो पशुओं को काटने वाले कत्ल खानों के विकास की दर 300% से बड़ी है यहां पर। तब बात समझ में आ गई बिल्कुल साफ साफ कि पशुओं को काटने के कत्ल खाने तब तक बढ़ते ही रहेंगे जब तक गाय और भैंस हमारी बांझ रहेंगी, संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होंगी, तो किसान उसको कसाईयों को ही बेचेगा, क्योंकि वो और किसी काम के हो नहीं सकते। और कसाई उसको काटेंगे और उसका मांस भी बाजार में बिकने के लिए ही जाएगा। तो अगर हमें ये कत्ल खाने बंद कराने हो, अपने पशुओं की जान बचानी हो, अपनी अर्थव्यवस्था में हजारों करोड़ रुपए की वृद्धि करनी हो, और 12 लाख करोड़ रुपए जो फालतू में हमारा बर्बाद हो रहा है इसको किसी तरह से बचाना हो, देश की धरती माता को समृद्ध बनाना हो, विषमुक्त बनाना हो, जहर मुक्त बनाना हो, शुद्ध बनाना हो, सात्विक बनाना हो, तो एक ही उपाय बचा है, सिर्फ एक है कि हमारे किसान जल्दी से जल्दी ये जहर वाली खेती बंद कर दें, विष डालने वाली खेती बंद कर दें, जहर मुक्त खेती करें, विष मुक्त खेती करें। यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। फिर किसान भाई पूछेंगे, अच्छा ठीक है, आपकी बात मान लिया, हम जहर नहीं डालेंगे, यूरिया डीएपी नहीं डालेंगे, एंडोसल्फान मेलाथियान नहीं डालेंगे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि हमारा उत्पादन अच्छा होगा? मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूं सरल भाषा में। अगर आप किसान हैं और खेती करते हैं तो एक जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे खेत में जो कुछ भी पैदा होता है, पौधे का निर्माण जो खेत में होता है, बीज, बीज में से पौधा, पौधे से फल, तो फल ज़्यादा से ज़्यादा मिले तो पौधा अच्छे से अच्छा हो, तो बीज अच्छे से अच्छा हो, और जिस मिट्टी में बीज डाला गया वो मिट्टी अच्छे से अच्छी हो। ये सीधा एक चक्र है। तो मिट्टी अच्छी से अच्छी होनी चाहिए, बीज अच्छे से अच्छा होना चाहिए, फल तो अच्छा मिलने ही वाला है। तो मिट्टी को अच्छा बनाना है तो एक ही रास्ता है, उसको जहर मुक्त करो। उसमें जो आपने पिछले 40 साल से यूरिया डीएपी के नाम पर, एंडोसल्फान के नाम पर जो डाला है, ये मिट्टी से बाहर निकालो। अब आप बोलोगे जी मिट्टी से जहर बाहर निकालें, इसके लिए कौन सी रासायनिक क्रिया है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए भगवान ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने हमको इतनी सुंदर वस्तु दी है। मिट्टी का जहर 3 साल में पूरा खत्म हो जाता है अगर लगातार उस मिट्टी में पशुओं का गोबर और मूत्र मिलाकर डाला जाए। जैसे गाय है, जैसे भैंस है, जैसे बैल है, तो गाय बैल भैंस का गोबर, गाय बैल भैंस का मूत्र, पशुओं का गोबर, पशुओं का मूत्र, ये दोनों मिलाकर मिट्टी में लगातार डाला जाए अगर, तो मिट्टी 3 साल में पूरी तरह से जहर मुक्त हो जाती है। आप बोलेंगे वो कैसे? ये जो पशुओं का गोबर है इसमें जहर को खींचने की सबसे ज्यादा ताकत है। जैसे आपके शरीर में जहर चला जाए ना तो उस जहर की सफाई करने की ताकत आपकी किडनी में है, वैसे ही पशुओं के गोबर और मूत्र में जहर को साफ करने की सबसे ज्यादा प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा दी गई ताकत है। तो पशुओं का गोबर और पशुओं का मूत्र अगर भरपूर मात्रा में मिट्टी में डाला जाए तो 1 साल लगातार डालो, 2 साल लगातार डालो, तीसरे साल डालते डालते मिट्टी पूरी तरह से शुद्ध और पूरी तरह से सात्विक हो जाती है। उस मिट्टी में विष पूरी तरह से खत्म हो जाता है और 100% मिट्टी निरापद हो जाती है, विष मुक्त हो जाती है। अब आप बताओ इससे सस्ता और इससे अच्छा इलाज कहाँ हो सकता है? अब इसका 2 फायदे, एक तो मिट्टी हमारी जहर मुक्त हो गई, विष मुक्त हो गई, और उस गोबर और मूत्र से ये काम हुआ तो पशुओं की इज्जत हमारे जीवन में बढ़ गई, उनका सम्मान हमारे जीवन में बढ़ गया, क्योंकि वो हमारे लिए दूध के अलावा भी लाभकारी सिद्ध हुए। और पशु अगर ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होने लगे किसानों को, तो फिर कोई किसान पशु को बेचेगा ही नहीं और कसाई के हाथ में वो लगेंगे ही नहीं, तो काटने को उन्हें मिलेगा क्या? तो कत्ल खाने अपने आप बंद हो जाएंगे। तो पशु हत्या का पाप जो इस देश के माथे पर लगा हुआ है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा, धुल जाएगा।
वो भी काम होता है। गौ माता की हत्या का कलंक भी मिटेगा। और जिन आईसीएआर के वैज्ञानिकों ने कुछ काम किया है पिछले 10-12 वर्षों में, वो मुझे बताते हैं कि अगर खेत में लगातार गोबर गोमूत्र डाला जाए, उसमें से घास चारा पैदा किया जाए और वो घास चारा 3 साल किसी भी गाय भैंस को लगातार खिला दिया जाए, तो उस गाय भैंस का बांझपन भी खत्म हो जाता है और चौथे साल वो संतान देने की स्थिति में आ जाती है। एक वैज्ञानिक जिन्होंने बहुत रिसर्च किया, उनका तो यहां तक कहना है कि ये पशुओं के शरीर में जो जहर चला गया है, इस जहर को बाहर निकालने के लिए कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, उन जड़ी बूटियों को लगातार पशुओं को खिलाया जाए तो पहले ही वर्ष में बहुत सारी गाय और भैंस मां बन जाती हैं। और उस वैज्ञानिक ने 1000 गाय और भैंसों पर यह परीक्षण किया है और उनका नाम है डॉक्टर विनोद। उनसे मेरी बहुत लंबी वार्ताएं हुई हैं। उनका यह कहना है कि जड़ी बूटियां हैं आयुर्वेद की, जिनको हम 3-4 खुराक खिलाते हैं किसी भी गाय और भैंस को, सारे शरीर का जहर उनका निकल जाता है। और जो गाय भैंस 3-3, 4-4 साल से मां नहीं बनी है, वो पहली बार में ही मां बन जाती है और मां बनते ही उसकी कीमत बढ़ जाती है। फिर कोई किसान उसको कसाई को बेचने की सोचता भी नहीं है, वो घर में ही उसको बांध के रख लेता है। तो बांझपन की समस्या का भी समाधान होता है। तो खेत में हम डालें गोबर और मूत्र और मिट्टी को बनाएं शुद्ध और पवित्र, और उसमें से जो उत्पादन है वो हम भी खाएं, हमारे पशुओं को खिलाएं, हम भी स्वस्थ बने, हमारे पशु भी स्वस्थ बने। आप सोचें, आपको निरापद भोजन मिलने लगे, सजीव भोजन मिलने लगे, स्वस्थ भोजन मिलने लगे, जहर मुक्त भोजन मिलने लगे, तो आपके शरीर का कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन खत्म होता है। देश की खतरनाक बीमारियां कम होती हैं। उन बीमारियों के लिए खर्च होने वाला 7 लाख करोड़ रुपए बचता है, और वो 7 लाख करोड़ रुपए अगर देश के उत्पादन के और विकास के काम में लगा दिया जाए तो देश की गरीबी, भुखमरी, बेकारी 3-4 साल में ही मिटती है। तो रास्ता अब एक ही है कि हम हमारे खेतों में जहर और विष डालना बंद करें, गोबर गोमूत्र डालें। अब आप एक सवाल अक्सर मन में आता है और किसान मुझे कहते रहते हैं, वो ये कि क्या गोबर और मूत्र से उत्पादन उतना ही होता है जितना यूरिया डीएपी से होता है? मैं आपको इस बात को विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि गोबर और मूत्र से उत्पादन ज्यादा होता है यूरिया डीएपी की तुलना में, और दुनिया भर में ये परीक्षण हो गए। मैं आपको भारत के ही बारे में जानकारी देता हूं। भारत में हैदराबाद में एक संस्था है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए काम करती है, सतत कृषि उसको हिंदी में कहते हैं। इस संस्था के द्वारा 20 लाख एकड़ जमीन में पिछले कई वर्षों से गोबर और मूत्र की खेती की जा रही है, और उनका कहना है कि उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। 10, 12, 15, 20% से लेकर 200% तक उत्पादन बढ़ा है किसानों का। गोबर और मूत्र की खेती में इतनी ताकत है। मैं आपको, किसान भाई बहन हैं अगर आप, तो एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूं, वो ये कि पौधे को बड़ा होने के लिए और पौधे पर अच्छा फल लगने के लिए सबसे ज्यादा काम में अगर कोई चीज आती है ना, तो वो सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश भरपूर मात्रा में जिस पौधे को मिलेगा, उस पौधे की बढ़त माने ग्रोथ सबसे अच्छी होगी, उसका फल भी सबसे अच्छा होगा। जमीन से मिलने वाले जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जिनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं अंग्रेजी में, जैसे कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स माने जाते हैं NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है कैल्शियम, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है सल्फर, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है मैग्नीशियम। तो ये 6 तरह के रसायन हैं जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। बाकी जितने भी रसायन हैं, जिनकी संख्या 12 है, जो बहुत सूक्ष्म मात्रा में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कॉपर है, जैसे कोबाल्ट है, जैसे मैग्नीज है, ये बहुत सूक्ष्म मात्रा में, जिनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ये कुल मिलाकर 18 हैं। इनकी सबसे ज्यादा उपलब्धता अगर कहीं पर है तो वो पशुओं के गोबर और मूत्र में ही है, और उसके बाद भगवान की बनाई गई मिट्टी में है, और कहीं भी नहीं है। आप जानते हैं यूरिया डीएपी सुपर फॉस्फेट में तो 3 ही मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, बाकी तो उसमें कुछ है ही नहीं। बाकी चाहिए तो गोबर की तरफ ही लौटना पड़ेगा, मूत्र की तरफ ही लौटना पड़ेगा। कैल्शियम तो है नहीं यूरिया में, मैग्नीशियम तो है नहीं यूरिया में,
मैग्नीज तो है नहीं यूरिया में, कोबाल्ट तो है नहीं यूरिया में, कॉपर तो है नहीं यूरिया में, और ये सब चाहिए मिट्टी को और पौधे को, तो यूरिया से तो मिलेगा नहीं, डीएपी में भी नहीं मिलेगा, सुपर फॉस्फेट में भी नहीं मिलेगा, उसमें तो 3 ही केमिकल मिलने वाले हैं। और खेत की मिट्टी को चाहिए 18 तरह के केमिकल, वो तो मिलेंगे गोबर और मूत्र से ही, क्योंकि गोबर और मूत्र में ये भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। तो आप गोबर और मूत्र की खेती करें तो भूमि को सूक्ष्म पोषक तत्व भरपूर मिलेंगे, जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ेगी, और भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ेगी तो उत्पादन की दर बढ़ेगी, आपको फसल अच्छी मिलेगी, उत्पादन ज़्यादा मिलेगा, बेहतर मिलेगा। और जो उत्पादन आपको मिलेगा उसको बाजार में जब आप बेचेंगे तो उसका मूल्य भी भरपूर मिलेगा, कीमत भी भरपूर मिलेगी। आप मुंबई में कभी जाओ, जब आम का सीजन आता है तो मुंबई के बाजार में मैंने खूब देखा है, यूरिया डीएपी का आम खरीदो, हापुस, अल्फेंजो, तो आराम से मिल जाता है एक पेटी 200, 250, 300 रुपए का। और वही हापुस और अल्फेंजो खरीदो गोबर और मूत्र वाला, तो एक पेटी मिलता है 700 रुपए का, 800 रुपए का, 900 रुपए का। इस बार मैंने एक हापुस आम की कीमत मुंबई के बाजार में पता की थी 65 रुपए, क्योंकि उसका एक ही क्वालिटी था कि वो गोबर और मूत्र से पैदा किया हुआ है। और उसी के बराबर में 15 रुपए का दूसरा वैसा ही हापुस आम था, लेकिन उसकी क्वालिटी थी कि वो जहर के द्वारा उत्पादित किया हुआ है। मतलब सीधा सा ये है कि अगर गोबर मूत्र से खेती आप करते हैं तो उसके उत्पादन को भी बाजार में 4-5 गुनी कीमत आराम से मिलती है। भिंडी 40 रुपए किलो बिकती है जो गोबर मूत्र से पैदा होती है, और जो यूरिया डीएपी वाली भिंडी है उसको 15-20 रुपए में भी कोई नहीं पूछता है। टमाटर का भाव, बैंगन का भाव, आलू का भाव सब ज्यादा है जो गोबर मूत्र से पैदा। गोबर मूत्र से पैदा किया हुआ गेहूं 21 रुपए, 25 रुपए, 27 रुपए, 30 रुपए किलो आराम से बिकता है, और यूरिया डीएपी का गेहूं 10-11 रुपए किलो में कोई खरीदने को तैयार नहीं होता। तो हर वस्तु जो हम पैदा करेंगे गोबर और मूत्र से, उसका भाव अच्छा है, उसका उत्पादन भी अच्छा मिलेगा, क्वालिटी भी बढ़ेगी, जमीन सुधरेगी, फसल का उत्पादन सुधरेगा, आप खाएंगे तो आपका शरीर सुधरेगा, दूसरे खाएंगे तो उनका शरीर सुधरेगा, सब तरफ से देश के लिए अच्छा है गोबर गौमूत्र की विष मुक्त खेती करना। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं सभी किसान भाइयों से कि जल्दी से जल्दी वो अपने खेत को विषमुक्त बनाएं और गोबर गौमूत्र को खेत में लाएं। अब आप ये पूछेंगे कि जरा मात्रा बता दो, गोबर कितना डालना, मूत्र कितना डालना, खेत में कब कब डालना, किस फसल में कितना डालना, ये तकनीकी सवाल अक्सर हमारे सामने आ जाता है। तो मैं एक सरल सूत्र बताता हूं जिसको भारत में पिछले 12-15 वर्षों में हजारों किसानों ने अपनाया है और बहुत लाभ उनको हुआ है। किसी भी 1 एकड़ खेत में आप चाहें तो इस सूत्र को लिख लीजिए, ताकि आप अपने महाराष्ट्र के गांव-गांव में जाकर किसानों को बता सकें, क्योंकि किसानों को जब भी आप ये समझाएंगे कि गोबर गौमूत्र की खेती करो तो वो एक ही प्रश्न करेंगे, हमको तो मालूम ही नहीं है गोबर कितना मिलाना, मूत्र कितना मिलाना, क्या क्या उसमें डालना, कितनी कितनी बार डालना। तो ये आप लिख लेंगे तो आपको लाभ होगा, और बता सकेंगे आप किसानों को तो उनको और ज़्यादा लाभ होगा। 1 एकड़ खेत के लिए, किसी भी फसल में 1 एकड़ खेत के लिए, फसल कोई भी हो, गेहूं की हो, धान की हो, गन्ने की हो, मूंगफली की हो, या तो सब्जियों की फसल हो, कोई भी फसल हो, 1 एकड़ खेत के लिए एक बार में 15 किलो गोबर लगता है। और ये गोबर किसी भी जानवर का हो, बड़े जानवर का हो, गाय का हो या तो बैल का हो या तो भैंस का हो। बड़े जानवर हमारे गांव में ये 3 ही हैं, गाय, बैल, भैंस। तो या तो गाय का, या तो बैल का, या तो भैंस का 15 किलो गोबर, और उसमें मिलाइए 15 लीटर मूत्र उसी जानवर का, गाय का या तो बैल का या तो भैंस का। 15 किलो गोबर, 15 किलो मूत्र दोनों मिला लीजिए प्लास्टिक के एक ड्रम में, और मिलाकर इसमें 1 किलो गुड़ डाल दीजिए, गुड़। और गुड़ ऐसा डालिए जो हम नहीं खा सकते, जानवर भी नहीं खा सकते, खराब हो जाता है, बहुत बेकार होता है। जिस गुड़ को कोई नहीं खाता, जिसमें बदबू आने लगती है, जो पानी की तरह से फैल जाता है, बेकार समझ के हम जिसको फेंक देते हैं, वो गुड़ खाद बनाने में सबसे अच्छा काम आता है। तो 1 किलो गुड़, 15 किलो गोबर, 15 लीटर मूत्र। फिर इसमें 1 किलो डालिए दाल का आटा। उड़द की दाल है तो सबसे अच्छा, मूंग की दाल हो सकती है, मसूर की दाल हो सकती है, अरहर की दाल हो सकती है, चने की दाल हो सकती है, खेसारी की दाल हो सकती है, सोयाबीन की दाल हो सकती है, कोई भी दाल। 1 किलो दाल का आटा, दाल को पीसकर उसका पाउडर या आटा,
और अंत में 1 किलो मिट्टी डालनी है एक ऐसे पेड़ के नीचे से उखाड़कर जो पेड़ बहुत साल पुराना आपके गांव में लगा हुआ है। पीपल का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, आम का पेड़ हो, पुराना पेड़ हो, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल पुराना, उस खेत के नीचे से 1 किलो मिट्टी खोदकर इसमें डालना। तो 15 किलो गोबर, 15 लीटर मूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो दाल का आटा और 1 किलो पुराने पेड़ के नीचे की मिट्टी, ये 5 वस्तुओं को प्लास्टिक के एक ड्रम में मिला देना। डंडे से मिला देना, चाहे हाथ से मिला देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिलाने के बाद इसको 15 दिन तक रखना। इसमें 15 दिन तक एक ही काम करना, सुबह और शाम डंडे से इसको घुमाते रहना। 15 दिन तक इसको ऐसे ही रख देना ड्रम में मिला के, और डंडे से सुबह शाम घुमाते रहना। 15 दिन में ये खाद बनकर तैयार हो जाएगा। फिर इस खाद में लगभग 150 से 200 लीटर पानी मिलाना। कम से कम 150 लीटर, अधिक से अधिक 200 लीटर, और अधिक से अधिक सीधे ही लिख लीजिए 200 लीटर पानी मिलाकर। अब ये जो घोल तैयार हो गया है, ये 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त खाद है। 1 एकड़ खेत के लिए। अगर 2 एकड़ खेत है तो ये सभी मात्राओं को 2 गुना कर दीजिए। 3 एकड़ खेत है तो सभी मात्राओं को 3 गुना कर दीजिए। एकड़ के हिसाब से आप इसको बढ़ाते जाइए। अब इसको खेत में डालना कैसे है? अगर खेत खाली है, कोई फसल खेत में नहीं है, तो इसको सीधे स्प्रे कर सकते हैं मिट्टी को भिगाने के हिसाब से। डब्बे में भर भर के छिड़क सकते हैं, स्प्रे पंप में भर के छिड़क सकते हैं। स्प्रे पंप का नोजल निकाल देंगे तो ये छिड़कना आसान होगा। अगर नोजल लगा हुआ तो उसमें ये फंस जाएगा, तो नोजल निकाल के छिड़क सकते हैं। तो खाली खेत में मिट्टी पे छिड़कना है। और फसल अगर खेत में खड़ी हुई है तो जब फसल में पानी लगाएंगे तो पानी के साथ इसको मिला देना है। मान लीजिए आपके खेत में फसल लगी है और पानी के लिए नाली आपने बना रखी है, उस नाली के मुहाने पर कोई बैठ जाएगा और डब्बे से इसको पानी में डालता जाएगा, पानी के साथ ये पूरे खेत में चला जाएगा। 1 एकड़ खेत के लिए ये खाद पर्याप्त है, और इसको आप हर 21 दिन में दोबारा से डाल सकते हैं। आज आपने डाला तो 21 दिन बाद फिर डाल सकते हैं, फिर 21 दिन बाद डाल सकते हैं, फिर 21 दिन बाद डाल सकते हैं। मतलब इसका है कि 3 महीने की फसल है तो कम से कम 4 से 5 बार डाल दीजिए। 4 महीने की फसल है तो 5 से 6 बार इसको डाल दीजिए। 6 महीने की फसल है तो 7-8 बार डाल दीजिए। साल भर की फसल है, जैसे आप गन्ना लेते हैं, ऊस लेते हैं, तो उसमें आप इसको कम से कम 14-15 बार डाल दीजिए। इसको हर 21 दिन में डालते जाना। तो ये खाद से आप किसी भी फसल को भरपूर उत्पादन ले सकते हैं। गेहूं, धान, चना, चावल, दाल, गन्ना, मूंगफली, सब्जियां, सब तरह की फसलों में ये डालकर देखा गया है। इसके बहुत अच्छे और बहुत अद्भुत परिणाम हैं। सबसे अच्छा परिणाम क्या आता है इसका, कि आपकी जिंदगी का जो खाद का खर्चा है 60% वो एक झटके में खत्म हो गया। फिर दूसरा खर्चा क्या खत्म होता है, जब आप ये गोबर मूत्र का खाद डालेंगे तो खेत में विष कम हो जाएगा, तो जंतुनाशक डालना और कम हो जाएगा, कीटनाशक डालना और कम हो जाएगा। यूरिया, डीएपी का असर जैसे जैसे मिट्टी से कम होता जाएगा, बाहर से आने वाले कीट और जंतु भी आपके खेत में कम होते जाएंगे, तो जंतुनाशक और कीटनाशक डालने का खर्च भी अपने आप धीरे धीरे कम होता जाएगा। और लगातार 3-4 साल आपने ये खाद बनाकर डाल दिया तो लगभग तय मानिए आपके खेत में कोई भी जहरीला कीट और जंतु आएगा नहीं, तो उसको मारने के लिए दवा डालने की जरूरत और गरज भी नहीं पड़ेगी। तो 20% वो जो फालतू खर्चा था वो भी बच जाएगा, माने खेती का 80% खर्चा आपका बच जाएगा। दूसरी बात इस खाद के बारे में कि ये सभी फसल के लिए है। कोई भी फसल, रबी की हो, खरीफ की हो, जायद की हो। हमारे यहाँ फसल चक्र में 3 मुख्य फसलें हैं, रबी, खरीफ, जायद। तीनों तरह की फसलों में ये काम आता है। इसलिए इस फॉर्मूले में ज्यादा कोई जटिलता नहीं है, बहुत सरल है, बहुत आसान है। और जानवर जो गोबर दे रहा है, मूत्र दे रहा है, वो आसानी से किसी भी गांव में मिल जाते हैं। भले वो दूध ना दें, लेकिन गोबर और मूत्र तो वो दे ही दे रहे हैं। उनको इकट्ठा करने की बात है। गोबर इकट्ठा करना तो बहुत आसान है, जानवरों का मूत्र इकट्ठा करना भी आसान है। जब भी